नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 8 पढ़ाऊंगा। पाठ 8 जिसका नाम है जंतु की संरचना एवं कार्य। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। देखते हैं इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इस पाठ में जो जो बिंदुओं को हमें पढ़ना है वो हम देखते हैं। पहला बिंदु देखते हैं, जंतुओं की बाह्य संरचना का सामान्य परिचय। बाह्य संरचना का मतलब जैसे हम मनुष्य होते हैं, मानव होता है या गाय होते हैं, कोई भी जानवर होता है, तो उसका बाहरी आकृति क्या है, बाहरी संरचना क्या है, कैसा वो दिखाई पड़ता है। ठीक, तो उसके बारे में देखेंगे। दूसरा बिंदु देखते हैं, जंतुओं के विभिन्न अंगों के कार्य, ज्ञानेंद्रियां। तो किसी जंतु में, मानव में, गाय में या और कोई जानवर हो गया, कुत्ते में, बिल्ली में, तो इनमें बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे मानव में हाथ, पैर, मुंह, बहुत सारे अंग हो गए ना। और उनके कार्य देखेंगे, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो काम कैसे करते हैं। ठीक, और क्या देखेंगे, ज्ञानेंद्रियां क्या क्या होती हैं जंतुओं में, उन सब वो सारी चीज़ें भी हम इसी पाठ में पढ़ेंगे। अगला बिंदु देखते हैं, मानव तथा कुछ अन्य जंतुओं के कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में संधियां, उपास्थि तथा उनके कार्य। तो मानव और या कुछ अन्य जो जंतु होते हैं उनके कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का मतलब होता है जो जैसे हम एक मानव है, हम खड़े हो जाएं और हमारे शरीर में जितनी भी चर्बी है या मांस है वो सारी निकाल दिए जाएं, यानी जो सब कुछ उसके बाद जो बचेगा, यानी सिर्फ हड्डियां हड्डियां बचेंगी। तो उस तंत्र को वो जैसे बचेंगे, उस पूरी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंकाल। उसी को कहते हैं हम कंकाल तंत्र। तो उसमें संधियां क्या होती हैं, उपास्थि क्या होते हैं, और काम क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें भी पढ़नी है। आखिरी बिंदु देखते हैं, जंतुओं में गति। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। अब देखिए, जंतु तो हमने बहुत सारे देखे हैं, आपने भी बहुत सारे देखे होंगे। कीड़े मकोड़े, बड़े जंतु, छोटे जंतु, जैसे सांप हो गया, रेंगने वाले जंतु में आता है ये। घोघा हो गया, तिलचट्टा, मछली, गिलहरी, हाथी, ये सारे बहुत सारे जंतु आपने देखे होंगे। सबसे बड़ा जंतु कौन सा है, समुद्र में जो पाया जाता है, ब्लू व्हेल। ठीक, ब्लू व्हेल इस पृथ्वी का सबसे बड़ा जंतु है। अगर स्थल की बात की जाए तो स्थल पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा जंतु हाथी होता है। ठीक, तो ये सारे जंतु पाए जाते हैं। अब देखिए, इनमें जो जंतु होते हैं, जीवाणु होते हैं, जंतु, ये सारे क्या होते हैं, कई आकार के होते हैं। कोई छोटे होते हैं, कोई उनसे बड़े होते हैं, कोई इतने छोटे होते हैं कि वो हमको दिखाई भी नहीं देते। ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं, जिन जीवों को हम अपनी सामान्य आँखों से नहीं देख पाते, उनको क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक, उनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, उनको देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सूक्ष्मदर्शी की। देखिए, सूक्ष्मदर्शी इस तरह का कुछ एक डिवाइस या यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। सूक्ष्म जीव में क्या क्या आते हैं, जीवाणु हो गया, युग्लिना हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास होता है, और वायरस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको माइक्रोस्कोप या इसी को हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, इसकी सहायता से हम देख पाते हैं। ये देखिए, इधर चित्र में एक लड़की इस डिवाइस का उपयोग करके देख रही है। ये देखिए डिवाइस है ना, ये एक यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। इसके इस्तेमाल करके ये देख रही है। अब देखिए, ये दिया है पानी की एक बूंद। ये पानी की एक बूंद है। एक बूंद में देखिए क्या क्या मिलता है हमको। इस एक बूंद में अमीबा भी मिल जाता है, युग्लिना भी होता है, जीवाणु भी होते हैं, पैरामीशियम भी होता है, क्लेमाइडोमोनास भी होते हैं। तो एक बूंद पानी में बहुत सारी जीवाणु, कीटाणु मिल जाते हैं हमको। ठीक, ये सारे कैसे जीव हैं, ये जीव हैं जो होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी इनके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका होती है। मानव हो गया, कोई जंत जीव हो गया, जीव जीव जंतु का मतलब यहाँ पे मानव, गाय, बकरी,
कुत्ता, मछली, ऐसे जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुकोषीय होते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये अमीबा, जीवाणु कोई हो गया, युग्लिना हो गया, कोई पैरामीशियम हो गया, ये सारे क्या होते हैं, एक कोषीय जीव हैं, ठीक। आगे देखते हैं। देखिए, अब देखिए जो स्लाइड बनाते हैं किसी चीज़ का, स्लाइड का मतलब सूक्ष्मदर्शी में हमको अगर किसी जीवाणु या कुछ सूक्ष्म जीव को देखना है, कोई बहुत छोटी चीज़ देखनी है, ये यहाँ पे इसमें इस डिवाइस का, इस यंत्र का इस्तेमाल करके, तो उसके लिए हमको एक स्लाइड बनानी पड़ती है कांच पे। साद ट्रांसपेरेंट एक पारदर्शी कांच होता है, उस पे हमको एक स्लाइड बनानी पड़ती है। देखिए लिखा है ना स्लाइड, तो इस जगह पे हम स्लाइड को रखते हैं और यहीं पे रख के फिर हम उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे, चलिए जान जाइए जो जो लिखे हैं इनका काम क्या होता है। देखिए सूक्ष्मदर्शी में ये नेत्रिका का काम क्या होता है, यहाँ पे हम अपनी आँख लगा के फिर देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये लड़की देख रही है आँख से, तो नेत्रिका का काम होता है सूक्ष्मदर्शी में, जहाँ से हम अपनी आँख से उसमें देखते हैं। आवर्धक लेंस, यहाँ पे आवर्धक लेंस लगे होते हैं, लेंस होते हैं, 3 तरह के लेंस होते हैं। इनको घुमा घुमा के हम जो हमारे लिए अच्छे होते हैं उन्हीं लेंस को घुमा के लगा लेते हैं और फिर उससे देखते हैं। इनका काम क्या होता है, आवर्धक, आवर्धक मतलब ये बढ़ाते हैं, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाने का काम करते हैं, ठीक। स्लाइड, स्लाइड हम बनाते हैं, जिस चीज़ को हमको देखना होता है उस चीज़ का पहले हम स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड को यहाँ पे रखते हैं इस जगह पे, और रखने के बाद तब हम सूक्ष्मदर्शी ये जो लेंस, आवर्धक लेंस लगे होते हैं इनके इस्तेमाल से देखते हैं। नीचे ये देखिए दर्पण लगा हुआ है, ये एक दर्पण है। ये जो दर्पण होता है, जो हम जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, इसी तरह का कुछ दर्पण होता है। इसका काम होता है कि रोशनी को, सूर्य का प्रकाश या जो रोशनी आ रही है वो यहाँ पे जाती है और ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ स्लाइड के ऊपर पड़ती है, नीचे से स्लाइड के ऊपर पड़ती है, जिससे कि स्लाइड पे ज़रूरत की रोशनी रहे। ज़रूरत भर की जब उस पे रोशनी रहेगी, उजाला रहेगा, तभी हम स्लाइड को अच्छे से देख पाएंगे। तो ये सारे काम होते हैं इन सब के। चलिए आगे देखते हैं हम। स्लाइड बनाना एक काम है, ठीक। वो हम आगे देखेंगे कैसे बनता है। चलिए तब तक यहाँ देखते हैं क्या है। देखिए जीव विज्ञान के विविध क्षेत्र में सूक्ष्म संरचनाओं के अध्ययन के लिए हम सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग की बात बार बार करेंगे। यानी बार बार करने का मतलब कि जब भी हमें सूक्ष्म जीवों को देखना होगा तो हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना ही करना पड़ेगा हमको। बिना इसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसकी बातें हमेशा विज्ञान में होती रहेंगी। चलिए क्या होता है, देखिए सूक्ष्म जीवों को जिस सूक्ष्म संरचना का अध्ययन करना है उसकी विशेष विधि द्वारा स्लाइड तैयार की जाती है। तो जिसके बारे में हमको अध्ययन करना है, जिस सूक्ष्म जीव के बारे में देखना है या अध्ययन करना है, तो उसके लिए हमको एक विधि होती है, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, जिसके इस्तेमाल से हम एक स्लाइड बनाते हैं और उस स्लाइड से फिर हम उसको देखते हैं। तो तैयार स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के मंच पर रखकर नेत्रिका द्वारा देखा जाता है, जैसे ऊपर के चित्र में लड़की देख रही थी। इस यंत्र के द्वारा वस्तु लगभग 200 गुना तक बड़ी देखी जा सकती है। तो इसमें जो आवर्धक लेंस लगे होते हैं वो उस जो सूक्ष्म जीव होता है उसको बड़ा करके, यानी 200 गुना बड़ा, यानी बहुत छोटी सी चीज़ होगी तो उसको भी 200 गुना बड़ा करके दिखा सकता है वो। जैसे होता है ना कि जब कोई छोटी चीज़ हमारे पास रखी होती है तो मोबाइल के कैमरा हम जूम कर देते हैं, तो जूम करते हैं तो वो चीज़, दूर की चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो इस मोबाइल में क्या होता है, ये दूर की चीज़ पास करता है, यानी बड़ी दिखाता है। पास का मतलब क्या हुआ, वो चीज़ बड़ी हो जाती है ना, इसीलिए तो जूम करते हैं। तो वही चीज़ इसमें होता है, ये उस छोटी सी चीज़ को जूम करके बड़ा कर देता है एकदम। चलिए स्लाइड तैयार करने के लिए कांच की प्लेन स्लाइड, कवर, स्लिप, वॉच ग्लास, अभिरंजक, ब्रश, कैंची, सुई, चिमटी आदि का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी हम स्लाइड तैयार
कर पाते हैं अच्छे से। सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि के बारे में हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। अब आते हैं हम आगे, देखते हैं आगे क्या है। देखिए, जीवधारी जो होते हैं भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, ये तो हमने अभी देखा। अभी ऊपर हमने देखा, मैंने बताया आपको कि मनुष्य भी एक जीव है, गाय भी एक जीव है, सांप भी एक जीव है, मगरमच्छ भी एक जीव है, मेढक भी एक जीव है, कुत्ता भी एक जीव है, अमीबा भी एक जीव है, पैरामीशियम भी एक जीव है, जीवाणु बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी एक जीव है। तो ये भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। ठीक, इनमें से कुछ कशेरुक कुछ में कशेरुक दंड नहीं पाया जाता। कशेरुक दंड मतलब रीढ़ की हड्डी, कशेरुक मतलब रीढ़ की हड्डी को कशेरुक कहा जाता है। कशेरु या कशेरुक या कशेरुकीय कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। तो कुछ में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जैसे केचुआ हो गया, उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। इन्हें अकशेरुकी और कुछ में कशेरुक दंड पाया जाता है, इन्हें कशेरुकी प्राणी कहते हैं। कशेरुकी प्राणी में मनुष्य सर्वोच्च प्राणी माना जाता है। कशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो मनुष्य में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो कशेरुकी प्राणी यानी जिन जो प्राणी रीढ़ की हड्डी रखते हैं या जिनमें पाया जाता है रीढ़ की हड्डी, उनमें मनुष्य सर्वोच्च प्राणी माना जाता है। ठीक, मनुष्य की आँख, कान, नाक, हाथ, पाँव आदि अलग अलग अंग हैं। तो मनुष्य में कौन कौन से अंग हो गए? बहुत सारे अंग हो गए, जिनमें से जो हमको ऊपर से दिखाई देते हैं क्या क्या हैं? हाथ हो गया, पाँव हो गया, कान, नाक, मुंह हो गया, जीभ हो गया, ये सब क्या है? अंग हैं। ठीक, मनुष्य के, जिन्हें अलग अलग या जिनके अलग अलग कार्य हैं। तो सबके अलग अलग कार्य हैं। जीभ का अलग काम है, मुंह का अलग काम है, नाक का अलग काम है। तो सबके काम अलग अलग हैं। इन सब के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, देखते हैं अभी धीरे धीरे। अब देखिए, ये सारे जीव हैं। घोंघा जीव है, शुतुरमुर्ग हो गया, सांप हो गया, मेढक हो गया, अमीबा हो गया, तितली हो गई, क्लेमाइडोमोनास हो गया, मछली हो गया, यूग्लिना, कछुआ, गिलहरी, मछली, यहाँ कंगारू हो गया, हाथी हो गया, ये सब क्या है? तारामीन पक्षी मछली हो गया। ये तारामीन क्या है? ये स्टारफिश कहते हैं इसको। ठीक, तारामीन मछली। तो ये सारे क्या हैं? ये सब विभिन्न आकार के जीव जंतु हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक तालिका दी हुई है, ये एक टेबल है। यहाँ पे जीवधारी का नाम लिखा है इस तरफ, यहाँ पे आकार। तो अमीबा का आकार अनियमित होता है। तारामीन मछली का आकार कैसा होता है? तारे की तरह होता है। केचुआ कैसा होता है? तारे की तरह का मतलब इसका आकार जो होता है नियमित या निश्चित होता है। ठीक, मछली का आकार भी नियमित या निश्चित होता है। केचुए का आकार घटता बढ़ता रहता है। ठीक, अनियमित होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी किताब में भर लेंगे। अब देखते हैं जंतुओं के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य। तो पहला आता है पाचन अंग। पाचन अंग क्या होता है? पाचन अंग वे अंग होते हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपने किए हुए भोजन को पचाते हैं। यानी जो खाना हम खाते हैं, वो खाना पचाने का काम कौन करता है? ये पाचन अंग ही करते हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं हम। अब देखिए, हम जो खाना खाते हैं वो मुंह से खाते हैं। फिर मुंह से खाने के बाद ये देखिए यहाँ पे चित्र दिया है, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। पहले चित्र देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ मुंह से हम खाना खाते हैं। ठीक, खाना खाने के बाद जब हम निकलते हैं तो इस पाइप के द्वारा, ये जो फूड पाइप कहते हैं या भोजन नली कहते हैं, जिसको ग्रास नली भी कहते हैं, इसके द्वारा आता है कहाँ पे? ये हमारा पेट होता है। इस जगह को आमाशय कहते हैं या पेट कहते हैं, इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। ठीक, इसके बाद कहाँ जाता है? ये धीरे धीरे जाता है यहाँ पे, ये जो छोटी आंत है यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे आता है। ठीक, आने के बाद फिर ये ऐसे बड़ी आंत में जाता है, ऐसे 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 जाने के बाद फिर ये जो हमारा मलाशय होता है, गूदा होता है या शौच के रूप में, वो बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इस तरह से पूरे भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर में। चलिए अब देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। चलिए यहाँ पे
यहाँ से देखते हैं। क्या भोजन शरीर की कोशिकाओं में सीधे पहुंचकर ऊर्जा उत्पन्न करता है? देखिए, जो भोजन हम खाते हैं उसका काम क्या होता है? भोजन करने का मतलब होता है कि वो हमारे शरीर को ऊर्जा दे। इसीलिए तो हम खाना खाते हैं कि हमारे शरीर को ताकत मिले, और जब ताकत मिलेगी तभी हम और सारा कार्य कर पाएंगे। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि भोजन का घुलनशील रूप में बदलना कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। तो होता क्या है? भोजन घुलनशील रूप में बदलता है, उससे ऊर्जा खींची जाती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें जिसके द्वारा वो ऊर्जा खींच ली जाती है जो भोजन में मौजूद होती है, और फिर हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। देखिए, हमारे भोजन में प्रोटीन, वसा, मंड, विटामिन एवं लवण होते हैं। यानी जो खाना हम खाते हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन हो सकता है, वसा हो सकता है, मंड हो सकता है, विटामिन हो सकता है, और लवण हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम खाते हैं, किसी ना किसी रूप में खाते हैं। जैसे प्रोटीन के लिए हम दाल खाते हैं, वसा के लिए तेल हो गया, घी हो गया। ठीक, मंड हो गया तो मंड के लिए आलू हो गया। विटामिन्स के लिए विटामिन ए, बी, सी, या जिसके लिए विटामिन डी के लिए हमको धूप खाना पड़ता है। धूप खाने का मतलब, हम धूप सुबह के टाइम जब धूप में खड़े होते हैं तो हमारे शरीर को अच्छी विटामिन मिलती है। सूर्य की रोशनी से विटामिन कौन सा मिलता है? डी मिलता है। ठीक, धूप में जब हम होते हैं सुबह के टाइम तो विटामिन डी हमको धूप से मिलता है। ऐसे ही खनिज जो लवण होते हैं वो भी हम खाने के रूप में ही खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम खाने के रूप में खाते हैं, और इनमें से प्रोटीन, मंड तथा वसा पानी में अघुलनशील होते हैं। अब ये भी जान लीजिए, भोजन जब तक घुलनशील रूप में नहीं होगा तब तक हमारे शरीर में असर नहीं करेगा। ठीक, और जब घुलनशील रूप में हो जाता है तभी उससे हम ऊर्जा, हमारा शरीर प्राप्त कर पाता है। लेकिन जो प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है, वसा होता है या फैट होता है, वो पानी में अघुलनशील होता है। ठीक, तो फिर क्या होता है? अब इन अघुलनशील भोज्य पदार्थ को सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। तो प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, मंड हो गया, इन सबको पचाने के लिए इनको घुलनशील अवस्था में बदलना पड़ता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन। अब जब इन सब का पाचन होगा तभी हमारे शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलेगी, हमारे शरीर को जितनी ज़रूरत होती है उतनी ऊर्जा मिलेगी। तो ये सारी क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन। अब देखिए कि पाचन में कौन कौन से अंग आते हैं, तो इनके बारे में जानते हैं अब हम। देखिए, पहला मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब ये जो मुख होता है इसको मुख गुहा कहते हैं। भोजन नली या ग्रास नली, ये जो पाइप आपको दिख रहा है यहाँ तक, ये इसको कहते हैं ग्रास नली। आमाशय, आमाशय ये जो हमारा पेट होता है या स्टमक कहते हैं। और फिर छोटी आंत आती है। ये पेट हमारा जुड़ा होता है किससे? छोटी आंत, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और छोटी आंत जुड़ी होती है फिर बड़ी आंत से, ऐसे ही ये बड़ी आंत से जुड़ी होती है, ऐसे ऐसे। ठीक, फिर आखिरी में आता है मलाशय एवं गुदा। तो ये देखिए, ये जो जगह होती है मलाशय एवं गुदा की जगह होती है। यानी जो खाना एकदम से पच जाता है वो यहाँ मलाशय में आके इकट्ठा होता है और फिर गुदा के रास्ते से निकल जाता है। चलिए, अब आगे आते हैं। अब एक अंग आता है हमारा। देखिए, इसमें यह भी दो अंग और हैं, ये भी पाचन अंग में आते हैं। देखिए, ये सभी पाचन अंग कहलाते हैं। इनसे संबंधित दो पाचन ग्रंथियां भी होती हैं। अब देखिए, पाचन अंग तो इतने हैं, लेकिन दो ग्रंथियां भी हैं जो पाचन में सहायता करती हैं, मदद करती हैं। कौन कौन सी? पहला यकृत, या जिसको हम क्या कहते हैं? लीवर। दूसरा अग्नाशय या पैनक्रियाज जिसको कहते हैं। देखिए कहाँ होते हैं ये शरीर में, देख लीजिए किस जगह पे होते हैं। देखिए, जो यकृति होता है, या ये इस जगह को, इस पूरी चीज़ को कहते हैं यकृति।
ये भी जान लीजिए, यकृत मतलब जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लीवर, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक, ये भी आप लोग जान लीजिए। उसके बाद अग्नाशय होता है। ठीक, और ये देखिए यहाँ पे एक है पित्ताशय भी होता है। ये देखिए पित्ताशय लिखा है, ये कहाँ होता है? ये पेट के पास ही कहीं होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं इनका काम क्या होता है। यकृत, यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह चॉकलेट या गहरे भूरे रंग की होती है। ये पित्त रस का निर्माण करती है। ठीक, ये क्या काम का होता है इसका? ये पित्त रस का निर्माण करती है। दूसरा देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथ होती है। यह अग्नाशयी रस का स्राव करती है। पाचन अंग और पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र बनाती हैं। ठीक, तो अब कोई पूछे अगर कि पाचन तंत्र क्या होता है, तो पाचन अंग गिना देंगे और साथ साथ ये जो दो ग्रंथियां होती हैं, जो दो पाचन ग्रंथियां हैं, इनका नाम भी हम बता देंगे। इन इन पाचन ग्रंथियों से पाचक रस स्रावित होते हैं। ये पाचक रस रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन, मंड, वसा को सरल तथा घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करते हैं। ये सरल पदार्थ आहार नाल में कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। यदि हम आवश्यकता से अधिक भोजन लें, तब इन पाचन ग्रंथियों से पाचक रस का स्राव भी प्रभावित होता है। यानी जितनी हमको ज़रूरत है, हमको भोजन उतना ही करना चाहिए। बहुत अत्यधिक भोजन करना भी हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि जितनी ज़रूरत होती है या जितना रस हमारी पाचक ग्रंथियाँ उत्पन्न करती हैं, उससे ज़्यादा तो हम भोजन कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है फिर, उस जो हम ज़्यादा भोजन कर लिए हैं, उसको पचाने के लिए ये ग्रंथियाँ उतना रस नहीं निकाल पाती, जिससे वो खाना फिर ढंग से पाचन उस खाने भोजन का नहीं हो पाता, और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है फिर। चलिए, जिससे भोजन ठीक से नहीं पचता और हमारे पेट में दर्द होने लगता है। तो ये कारण होता है कभी कभी पेट दर्द का। एक कोशिका संरचना वाले सूक्ष्मजीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में भोजन का पाचन एक कोशिका में होता है। केचुआ, तिलचट्टा आदि जंतुओं में आहार नाल तो होती है। जो आहार नाल है, जैसे आहार नाल कहते किसको हैं, ये भी जान लीजिए एक बार। देखिए, आहार नाल यहाँ से लेके इस पूरी हिस्से को कहा जाता है। ये मुंह से खाना गया, इस पाइप के द्वारा पेट में आया, पेट से छोटी आंत में आया, फिर बड़ी आंत में गया और यहाँ से निकल गया। तो इस पूरी चीज़ को आहार नाल कहते हैं। यानी आहार नाल में हमारा ये सारा हिस्सा आ जाता है। मुख आ जाता है, भोजन नली आ जाती है, आमाशय आ जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, और साथ साथ यकृत और अग्नाशय, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं? आहार नाल में। ठीक, चलिए अब यहाँ देखते हैं फिर से। तो यहाँ पे केचुआ हो गया, तिलचट्टा, ये जो जंतु होते हैं इनमें आहार नाल होती हैं, परंतु आहार नाल के सभी भाग नहीं होते। आहार नाल मौजूद होती है लेकिन सभी भाग नहीं होते इनमें। मछली, मेढक, छिपकली, पक्षी तथा सभी स्तनधारी जंतुओं में पूर्ण विकसित आहार नाल होते हैं। यानी जो स्तनधारी जंतु होते हैं उनमें पूर्ण विकसित आहार नाल होते हैं। उसमें मछली भी हो गया, मेढक भी हो गया, छिपकली भी हो गई, पक्षी भी हो गए। तो ये देखिए, पक्षी तो स्तनधारी नहीं है, लेकिन इसमें भी पूर्ण आहार नाल विकसित होता है या होता है। और बाकी तो जो स्तनधारी जंतु हैं उसमें आहार नाल होता है। स्तनधारी का मतलब जो जंतु बच्चे पैदा करते हैं उनको स्तनधारी कहते हैं, और जो पक्षी या जंतु अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं? स्तनधारी नहीं कहते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं, ये तो था पाचन अंग, अब आते हैं हम श्वसन अंग। श्वसन क्या होता है? देखिए, श्वसन अंग हमारे शरीर में, जैसे नाक है हमारा, क्या होता है? नाक से हम सांस लेते हैं। तो श्वसन अंग का एक अंग हो गया ये।
फिर फेफड़ा हमारा, फेफड़े में हवा भरती है, फिर फेफड़े से हवा हम नाक के द्वारा बाहर भी निकालते हैं। तो ये सब क्या हो गए, ये श्वसन अंग हो गया। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बिना श्वास के कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ये हम सबको पता है कि सांस तो हमको लेना ही है, अगर सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है, या ब्रीदिंग कहलाता है। ब्रीदिंग कहते हैं ना, ब्रीदिंग। तो हम क्या करते हैं, सांस में ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसी को हम श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना अंतः श्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। तो अंतः श्वसन या निःश्वसन और उच्छ्वसन को निःश्वसन। ठीक, यह एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया, सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी इंसान जब तक जीवित रहेगा तब तक ये चलेगा ही चलेगा, जो प्रत्येक जीव में जीवन पर्यंत चलती रहे। जीवन पर्यंत मतलब जब तक वो जीव जीवित रहेगा तब तक श्वसन क्रिया करेगा। जंतुओं में श्वसन क्रिया विभिन्न अंगों द्वारा होती है। जैसे मछली में श्वसन क्रिया क्लोम या गिल्स के द्वारा होती है, गिल के द्वारा या गलफड़ों के द्वारा। कीट पतंगों, तिलचट्टा, मक्खी, तितली आदि में वायु नलिकाओं द्वारा। पक्षी में फेफड़ों से संबंधित वायु कोषों द्वारा तथा स्तनधारी जैसे मनुष्य हो गया में फेफड़ों द्वारा। अब जैसे मेढक हो गया, मेढक क्या है, मेढक जब पानी में रहता है तो वो त्वचा से सांस लेता है, और जब स्थल पे रहता है तो फेफड़ों से श्वास श्वास करता है या श्वसन क्रिया करता है। नासिका, नासामार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वास नलिकाएं तथा फेफड़े, ये जो होते हैं ये श्वसन अंग में सम्मिलित होते हैं, रूप से श्वसन तंत्र कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मिलके क्या बनाती हैं, हमारा श्वसन अंग बनाती हैं। अब हम आते हैं हृदय पे। हृदय मतलब हार्ट, जिसको हम दिल कहते हैं। ठीक, देखिए जो दिल का आकार आप लोग देखते हैं टीवी में या कहीं, उस दिल का आकार ऐसा होता है। ठीक है, वो ऐसे वाला दिल नहीं होता, ऐसे ऐसे जो बना देते हैं, ये वाला दिल नहीं होता। जो हमारे शरीर का दिल होता है उसकी आकृति ऐसी होती है। ठीक, तो आप लोग देख लिए, ऐसी आकृति होती है हमारे शरीर के दिल की। चलिए अब जानते हैं क्या होता है। देखिए, हृदय या हार्ट जिसे कहते हैं या दिल कहते हैं, मनुष्य का हृदय लाल रंग का और लगभग मुट्ठी के आकार का होता है। यह हमारे शरीर के पक्ष भाग में बाईं तरफ झुकाव के लिए स्थित होता है। यह बिना रुके जीवन भर एक निश्चित लय में धड़कता रहता है। जैसे हमको श्वसन पूरे जीवन भर करना पड़ता है, वैसे ही ये जो दिल है हमारा, ये हार्ट है या हृदय है, ये आजीवन जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक धड़केगा। जब हमारा मृत्यु हो जाता है, मर जाते हैं, तो ये धड़कना बंद कर देता है। हृदय में मुख्य दो कक्ष होते हैं, आलिंद तथा निलय। ठीक, दो भाग होते हैं, दो कक्ष होते हैं, एक आलिंद तथा निलय। मनुष्य में आलिंद तथा निलय दोनों लंबाई में एक पट द्वारा दो दो कक्षों में बट जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के हृदय में कुल चार कक्ष, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, यानी टोटल चार कक्ष हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय, ये टोटल हमारे हृदय में चार कक्ष होते हैं। हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से नलियों के द्वारा, नलिकाओं के द्वारा आता है तथा हृदय से नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पुनः पहुंचता है। क्या होता है हमारा हृदय, हमारे हृदय में खून
पूरे शरीर से बहता हुआ नसों के द्वारा पहुंचता है। और फिर हमारे दिल से ही जब हमारा दिल धड़कता है, वो धड़कन क्यों धड़कता है? वो हमारे जो खून आता है उस खून को शुद्ध करके, स्वच्छ करके उसको पंप करता है। जैसे होता है ना, साइकिल में हवा हवा भरते हैं तो कस के दबाना पड़ता है, तभी तो साइकिल में हवा घुसता है। तो ये दिल हमारा इस तरह से बना होता है कि ये खुद ब खुद उसको पंप करता है और हमारे शरीर में खून का सर्कुलेशन या खून को दौड़ाता है। हृदय का प्रमुख कार्य बिना थके जीवन भर शरीर के विभिन्न भागों को रुधिर पंप करना है। ठीक, तो हृदय का मुख्य कार्य यही है। देखिए, हृदय क्या करता है? ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त, फिर फेफड़ा, यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है और शुद्ध रक्त होता है। फिर हृदय, हृदय से यहाँ आता है, फिर ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होता है। ठीक, फिर शरीर के अंगों तक जाता है और फिर शरीर के अंग से फिर आगे बढ़ता है ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त, और फिर ये हृदय के पास आता है। तो ये प्रक्रिया पूरे जीवन भर ऐसे चलती रहती है और हमारा शरीर ऐसे कार्य करता रहता है और हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह ऐसे चलता रहता है। तो ये कार्य हो गया हमारे हृदय का। तो और देखते हैं, और कुछ भी जानते हैं। देखिए, एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आपने देखा होगा जब किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, किसी बुखार उखार हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, तो डॉक्टर हमारी हाथ की नाड़ी पकड़ता है और कुछ देर ऐसे उंगली रख के घड़ी देखते हुए चेक करता है। तो क्या देखता है कि हमारी धड़कन कितनी चल रही है। तो 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति की जो धड़कन होती है वो 72 बार होती है। तो डॉक्टर हमारा यही चेक करता है कि हमारी नब्ज कितनी चल रही है, कितना धड़क रहा है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में हृदय की धड़कन 100 बार प्रति मिनट होती है। अब देखिए, एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति जो होगा उसका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़केगा। लेकिन अगर 1 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो उसकी जो हृदय की धड़कन होगी या दिल की धड़कन होगी वो 100 बार प्रति मिनट होगी। 100 बार प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में 100 बार दिल धड़केगा। आगे देखते हैं। आयु के बढ़ने के साथ हृदय की धड़कन धीमी होती जाती है। अब देखिए, जब बच्चा था तो 100 बार धड़कता था, फिर जब वयस्क हुआ तो 72 बार धड़कता है। तो ऐसे ऐसे ही जब हम वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं तो ये धड़कन धीरे धीरे कुछ ना कुछ कम होती है। ठीक, कम का मतलब धीमी होती जाती है। ठीक, हृदय की धड़कन तापमान, क्रोध, डर एवं मानसिक चिंता से बढ़ जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी जब हम डर जाते हैं, ठीक, तो हमारे क्या होता है, हमारी धड़कन बढ़ जाती है। या जब हम बहुत तेजी से कहीं दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी धड़कन बढ़ जाती है। तो तापमान हो गया, क्रोध, जब गुस्सा आता है तो भी धड़कन बढ़ जाती है, या हम डर जाते हैं तो भी धड़कन बढ़ जाती है, या किसी को कोई चिंता है, किसी टेंशन में है तो भी धड़कन बढ़ जाती है। तो हृदय की धड़कन ये सब बढ़ने के कारण हो सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हम अगले अंग पे, वृक्क। वृक्क मतलब, इसको कहते हैं हम इंग्लिश में किडनी। तो मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं, यानी 2 किडनियां होती हैं। ठीक, चलिए अब जानते हैं ये क्या करता है। कोशिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। मानव शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। जैसे हमारी हर कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, श्वसन क्रिया के द्वारा। ठीक, तो ऐसे और भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, अब वो देखते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, यानी ये जहरीले पदार्थ होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो श्वसन में बाहर निकल जाती है। इस प्रकार कुछ अपशिष्ट पदार्थ द्रव के रूप में निकलते हैं।
इसे बाहर निकालने का कार्य विशेष अंगों द्वारा किया जाता है, जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक, यानी जो द्रव अवस्था में विषाक्त पदार्थ होते हैं, इनको बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है, और इनको बाहर निकालने के लिए अंग होते हैं जो, उन्हें क्या कहते हैं हम? उत्सर्जी अंग कहते हैं। मनुष्य में दो वृक्क सेम के बीज के आकार के होते हैं। सेम का बीज आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक, तो उसी आकार के दो किडनी पाई जाती हैं, या वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क में रक्त क्षमता है। ये किडनी क्या करते हैं? हमारे रक्त को छानते हैं, यानी हमारे रक्त में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको उस रक्त से अलग करते हैं, जिससे ये रक्त में यूरिया निकाल कर मूत्रवाहिनी व मूत्राशय की सहायता से मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी ये हमारे रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है, और फिर इन्हीं पाइप के द्वारा, मूत्रवाहिनियों के द्वारा इस मूत्राशय में इकट्ठा कर देता है, और फिर हम मूत्र मार्ग के द्वारा उस द्रव को निकाल देते हैं, जो विषाक्त द्रव होता है, जिसको पेशाब कहते हैं। पेशाब के रूप में हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। मनुष्य में वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग उत्सर्जी अंग हैं। इन अंगों से मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है। ठीक, अगर कोई पूछता है उत्सर्जी अंग क्या क्या हैं, तो क्या होगा? किडनी, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। ठीक, ये मिलके क्या बना दिए हमारे? ये बन गया हमारा उत्सर्जी अंग। ठीक, और इन्हीं अंगों को मिला के हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यानी उत्सर्जी अंग ये सारे हो गए। अब सबको एक साथ कंबाइन कर दिया गया, मिला दिया गया, तो हमारा बन गया उत्सर्जन तंत्र, जैसे हमारा पाचन तंत्र था। ठीक, अमीबा, स्पंज, हाइड्रा तथा केंचुए में उत्सर्जन कैसे संपन्न होता है। ठीक, तो इसके बारे में हम देखेंगे आगे। चलिए यहाँ पे कुछ और जानते हैं। वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य के एक गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। यानी ये जो होता है, एक किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। दूसरा देखते हैं, एक वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र बाहर निकालता है, जिसमें 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो क्या होता है, जो हम पेशाब करते हैं, 24 घंटों में हम लगभग 1 से लेके 1.8 लीटर तक पेशाब करते हैं, मूत्र बाहर निकालते हैं अपने शरीर से, जिसमें 95 या 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है, और 2.5% और जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो होते हैं। वृक्क के निष्क्रिय हो जाने पर कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है, और इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। तो आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, या हो अगर नहीं भी सुने हैं तो जान लीजिए कि अगर आपका जो किडनी होता है वो ख़राब हो गया, ठीक, तो उसकी जगह पे हम कृत्रिम किडनी के द्वारा, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित किडनी के द्वारा रक्त को शुद्ध करते हैं या छानते हैं, उससे अपशिष्ट पदार्थ को छान कर निकालते हैं, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अब आते हैं जनन अंग। जनन अंग क्या होते हैं? जनन अंग वो अंग होते हैं जिनके द्वारा कोई जीवधारी अपनी प्रजाति को या अपने वंश को आगे बढ़ाता है, या कह सकते हैं हम कि अपने जैसे ही कोई जीव जिन अंगों के इस्तेमाल करके अपने ही जैसे, ठीक, जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे या उस अंग को जनन अंग कहते हैं। देखिए, प्रत्येक जीवधारी में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जैसे गाय हो गया, मनुष्य हो गए, क्या हो गया, ये भी जब बच्चे पैदा करते हैं ना, तो अगर एक मनुष्य बच्चा पैदा करता है तो वो बड़ा होके फिर उसी के जैसे हाथ, दो पैर, नाक, मुंह ऐसे ही होता है ना, ऐसा तो नहीं टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी,
मनुष्य दूसरा जंतु पैदा नहीं कर सकता, मनुष्य पैदा करेगा तो मनुष्य के जैसा, गाय पैदा करेगा अगर बच्चा तो गाय के जैसा ही पैदा होगा। ठीक, तो वही ये कह रहा है। जीवधारी में इस लक्षण को प्रजनन कहते हैं। जिन अंगों की सहायता से प्रजनन क्रिया होती है उन्हें जननांग या प्रजननांग कहते हैं। कुछ जंतु में नर एवं मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं, इन्हें एकलिंगी जंतु कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। तो हाँ, मानव क्या है? मानव एकलिंगी जंतु है। ठीक, क्योंकि मानव में नर और मादा दो पाए जाते हैं। नर के पास नर जननांग होते हैं और मादा के पास, जो फीमेल होती है उसके पास मादा जननांग होते हैं। ठीक, इसलिए इन्हें एकलिंगी वो कहते हैं, एकलिंगी जंतु कहते हैं। मनुष्य में मुख्य नर जननांग वृषण, वृषण मतलब टेस्टिकल्स, टेस्टिस जिसे कहते हैं, और मादा जननांग जननांग में अंडाशय, ठीक, होते हैं। कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिनमें नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में होते हैं, उन्हें द्विलिंगी जंतु कहते हैं, जैसे केचुआ। तो जो केचुआ होता है उसमें नर और मादा दोनों की क्वालिटी होती है, दोनों की जननांग एक ही में मौजूद होते हैं। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जंतु में अलग से प्रजनन अंग नहीं होता। ठीक, जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं उनमें अलग से प्रजनन अंग नहीं होता। तो ये हो गया जनन अंग। अब आते हैं मस्तिष्क एवं नाड़ियाँ या तंत्रिका। देखिए इनके बारे में जानते हैं। गर्म वस्तु अचानक छू जाने पर क्या होता है? हम अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं। ठीक, ये सभी क्रियाएं अपने आप होती हैं, जैसे हमारी आँखों का पलकों का झपकना, ये हम झपकाते तो हैं नहीं, ये पलकें अपने आप झपकती हैं। ठीक, ऐसे ही जब कोई गर्म चीज़ अनजाने में छू जाती है हमारे हाथों को तो हमारा हाथ अपने आप उससे दूर भाग जाता है। इस पर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता। ये क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आँखों की पलकों का झपकना, ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया है, ये अपने आप होती रहती है। अधिकतर कार्यों को हम दिमाग से सोच समझ कर अपनी इच्छानुसार करते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, बात करना। ये सभी क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी जो काम हम अपनी मर्जी से करते हैं, अपने सोच विचार से करते हैं, वो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। और हमारे शरीर में जो क्रियाएं हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे नियंत्रण में नहीं होती, अपनी इच्छा से होती हैं, वो क्या होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। जैसे पलकों का झपकना, ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। गर्म वस्तु पे हाथ लगने से हाथ का अपने आप हट जाना, ये क्या है? ये भी अनैच्छिक क्रिया में आता है। ठीक, ऐच्छिक क्रिया में पढ़ना, खेलना, ये सब आ गए ऐच्छिक क्रिया में। शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिका। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क या ब्रेन, रीढ़ रज्जु मतलब बैकबोन, तंत्रिकाएं ये हो गया नर्वस सिस्टम या नर्व्स। अब आते हैं मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु तथा तंत्रिकाएं, ये सभी एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इन कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका कहते हैं, नर्व्स बोलते हैं। ठीक, तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। ये एक छोर से उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं और दूसरे छोर पर संदेश को भेजती हैं। ठीक, यानी ये कुछ इस तरह से होते हैं, ऐसे आकृति होती है, कुछ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है और यहाँ से ऐसे ऐसे निकले होते हैं। यहाँ पे भी एक होता है ऐसे, कुछ इस तरह का आकृति होता है। तो सूक्ष्म जंतुओं में जैसे अमीबा तथा स्पंजों के शरीर में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, परंतु समस्त शरीर द्वारा संवेदना ग्रहण की जाती है। हाइड्रा, एस्केरिस, केचुआ आदि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र
पाया जाता है, परंतु समस्त कशेरुकी प्राणियों की भांति तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते। तो जैसे कॉकरोच हो गया था ऊपर पाचन तंत्र में, तो उनमें आहार नाल का पूरा विकास नहीं होता कॉकरोच में। लेकिन जो जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, जैसे मनुष्य हो गया, तो उनमें पाचन तंत्र का पूरी आहार नाल होती है, पूरे पाचन तंत्र होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो तंत्रिका तंत्र है, यहाँ केचुआ हो गया, तो केचुए में पूर्ण तंत्रिका तंत्र नहीं होता, पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र नहीं होता। लेकिन वहीं मनुष्य में जो रीढ़ की हड्डी वाला प्राणी होता है, उसमें तंत्रिका तंत्र पूरा होता है। देखिए, हाँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब में हो। रीढ़ की हड्डी वाला हो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब में, लेकिन मनुष्य में तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है। चलिए अब आते हैं ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं? सर्दी में हमें ठंड लगती है और गर्मी में हमें गर्मी लगती है। हम स्वाद एवं गंध को भी पहचानते हैं। हम रंग में भी विभेद कर सकते हैं। तो ये सब कैसे होता है? इन सब चीज़ों का पता हमें कैसे चलता है? इन परिवर्तनों का अनुभव विशेष अंगों द्वारा होता है। इन्हें संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। हमारे शरीर में कान, आँख, नाक, जीभ तथा त्वचा 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो ये सब क्या है? मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। कौन कौन सी? आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, ये सारी क्या हैं? ज्ञानेंद्रियाँ। कान क्या करता है? देखिए, अब आते हैं कान पे। कान भी हमारे शरीर का एक अंग है। कान को श्रवण इंद्रिय कहा जाता है। कान सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। ठीक, आपने देखा होगा कि मछली, मेढक, छिपकली तथा पक्षियों में बाह्य कर्ण नहीं होते। जबकि स्तनधारियों जैसे खरगोश, चूहा, हाथी आदि में हमारी भांति बाह्य कर्ण पाए जाते हैं। मनुष्य के कान, तो मनुष्य के कान के कितने भाग हैं? मनुष्य के कान के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला बाह्य कर्ण, कार्टिलेज या उपास्थि। कार्टिलेज मतलब उपास्थि। जो बाह्य कर्ण होता है ना हमारा, जिस कान को हम पकड़ के खींचते हैं, हिलाते डुलाते हैं, वो किसका बना होता है? उपास्थि का। उसी उपास्थि को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज का बना लचीला रोम युक्त होता है। अपने बाह्य कर्ण को छूकर इसका अनुभव करें। ठीक, तो वो तो हमको पता है क्योंकि ये हमारे बाहर ही होता है। इसको हम हमारे जो सर होते हैं, कभी देखते हैं ना, जो हमारे टीचर होते हैं, इस कान को पकड़ के हिलाते हैं, वही वाला कान। दूसरा मध्य कान, अब इसको देखते हैं। कर्ण गुहा में स्थित कर्ण पटह, झिल्ली तथा 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। ठीक, तो इसको कहते हैं मध्य कर्ण। ये देखिए, इस भाग को कहते हैं क्या? मध्य कर्ण। ये हमारा बाह्य कर्ण हो गया, ये मध्य कर्ण हो गया। अब तीसरे पे आते हैं आंतरिक कर्ण। अर्ध पारदर्शक झिल्ली की बनी एक कला गहन के रूप में होती है। ये जो भाग होता है, ये होता है हमारा आंतरिक कर्ण। बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर आंतरिक कर्ण तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। आंतरिक कर्ण का संबंध श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क से होता है। यानी ये इसका संबंध सीधे फिर मस्तिष्क से होता है। यह सुनने का कार्य करता है और तथा शरीर के संतुलन का कार्य भी करता है। अच्छा, शरीर के संतुलन का कार्य कैसे करता है? जो यहाँ पे द्रव भरा होता है, ठीक, जब हम गिरने लगते हैं तो वो द्रव हिलने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम गिरने वाले हैं। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे संतुलन का भी कार्य करता है। कुछ जीवधारी जैसे मछली, मेढक, छिपकली तथा पक्षियों में बाह्य कर्ण नहीं होते, परंतु इनमें आंतरिक कर्ण पाए जाते हैं और इन आंतरिक कर्णों की सहायता से ये ध्वनि को सुनने का कार्य कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब अगले अंग पे आते हैं। आँख। आँख तो पता ही है, आँख से हम देखने का कार्य करते हैं। आँख द्वारा देखने का कार्य होता है। आँखें वस्तुओं का आकार, आकृति, रंग, प्रकाश तथा अंधकार आदि का अनुभव करती हैं। आँख को
दृश्येंद्रिय भी कहा जाता है। मनुष्य की आँख, मनुष्य की आँख कपाल, कपाल मतलब खोपड़ी, जो हमारा सर होता है खोपड़ी, खोपड़ी में नेत्र कटोरों में स्थित होती है। यानी जो हमारा आँख जहाँ रखा होता है ना, वो उस हड्डी को क्या कहते हैं, नेत्र कटोरा। ठीक, उस कटोरे में ऐसे रखी होती है, स्थित होती है। नेत्र कटोरों में आंखें सुरक्षित रहती हैं। बाहर से आंखों का केवल कितना भाग दिखाई देता है, 1/5 भाग। यानी हमारे आंखें बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन हमको दिखाई कितना देता है, सिर्फ 1/5 भाग ही दिखाई देता है। इनकी सुरक्षा के लिए पलकें तथा बरौनियाँ सहायक होती हैं। मनुष्य की आंख में एक पारदर्शी उत्तल लेंस होता है। इस लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आंख के अंदर बनता है और उसी चित्र को मनुष्य देखता है। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए पहले हमारी आंख पे उसका, आंख के अंदर उसका प्रतिबिंब बनता है, फिर हमको समझ में आता है कि ये वस्तु, ये चीज है। ठीक है। कुछ जंतुओं में आंखें नहीं होती। ठीक, हाइड्रा तथा केचुआ आदि में आंखें नहीं होती। कीटों की आंखें अन्य जंतुओं से भिन्न होती हैं, इन्हें संयुक्त नेत्र कहते हैं। तो जो केचुआ होता है और हाइड्रा होते हैं, ऐसे कुछ जंतु हैं जो जिनमें क्या होता है, आंखें होती ही नहीं। और जो कीड़े होते हैं, कीड़ों की आंखें कुछ अलग सी होती हैं, इन्हें संयुक्त नेत्र कहते हैं। चलिए कुछ और जानते हैं। नेत्रदान, नेत्रदान आप लोगों ने सुना होगा। क्या होता है, जब कोई इंसान अपनी आंख को दान कर देता है और उस आंख को किसी अंधे व्यक्ति या किसी और व्यक्ति जिसको उसको ज़रूरत होती है, ख़ासतौर से जो अंधे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, उन व्यक्तियों को जब दान में दिया जाता है तो उनकी आँखों का प्रत्यारोपण कर दिया जाता है और जो अच्छी सही सलामत आँखें होती हैं उनको उनके शरीर में आँखें उनकी आँखों की जगह पे लगा के उनको फिर से देखने लायक बना दिया जाता है। क्योंकि पहले वो देख नहीं पाते और जब उनका ट्रांसप्लांट हो जाता है, प्रत्यारोपण हो जाता है आँखों का, तो फिर से वो देखने के काबिल हो जाते हैं। चलिए, चिकित्सा विज्ञान ने दृष्टिहीनता का निदान मृत मानव की पुतली प्रत्यारोपण के रूप में खोज निकाला है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद 8 घंटे के अंदर पुतली निकाल कर संरक्षित कर ली जाती है और 72 घंटे में किसी भी व्यक्ति में प्रत्यारोपित की जा सकती है। किसी भी उम्र के व्यक्ति की पुतली का प्रत्यारोपण किसी भी उम्र के व्यक्ति को किया जा सकता है। नेत्रदाता अपनी जीवन काल में स्वेच्छा से नेत्रदान की घोषणा कर देता है तो उसके नेत्र मरणोपरांत दान के लिए जा सकते हैं। ठीक, यानी कोई व्यक्ति जीवित है और वो अब अपनी आंखों को दान करना चाहता है और उसकी घोषणा कर देता है, तो फिर उसके मरने के बाद उसकी आंखों को निकाल कर दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित या दूसरे व्यक्ति की आंखों से बदल दिया जाता है और जिससे कि जो व्यक्ति नहीं देख पाता उसकी आंखों में नई आंख लगा दी जाती है और वो देखने लगता है। अब आते हैं नाक पे। नाक द्वारा गंध का अनुभव होता है, इसको घ्राणेन्द्रिय कहा जाता है। मनमोहक फूलों, स्वादिष्ट भोजन तथा इत्र की सुगंध एवं दुर्गंध का अनुभव आपने नाक द्वारा करते हैं। कुत्तों तथा चींटियों की घ्राण शक्ति मतलब सूंघने की शक्ति अधिक होती है। ठीक, इसीलिए आपने देखा होगा क्या होता है, पुलिस लोग कुत्तों को लेके चलते हैं क्योंकि कुत्तों की नाक बहुत तेज होती है, वो सूंघने में बहुत माहिर होते हैं। ठीक, अब आते हैं जीभ पे। हमारी जीभ मीठे, कड़वे, खट्टे, नमकीन, कसैले स्वाद वाले खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशील होती है। हमें स्वाद कैसे पता चलता है, हमारा जीभ ही हमको स्वाद बताता है कि चीज़ तीखी है, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है। ये सब बताने का काम कौन करता है, जीभ करता है। इससे स्वादेंद्र भी कहा जाता है। स्वाद संबंधी संवेदना जीभ के अलग अलग भागों में स्थित स्वाद कलिकाओं से प्राप्त होती है।
इसके अतिरिक्त हमारी जीभ बोलने तथा भोजन और लार को मिलाने का कार्य करती है। अगर जीभ ना हो तो हम बोल भी नहीं पाएंगे। ठीक, तो जीभ हमारे बोलने में भी सहायक होती है। परंतु मेढक की जीभ शिकार पकड़ने में भी सहायता करती है। ये देखिए मेढक की जीभ है ना, वो क्या करता है, मेढक की जीभ ऐसे लंबी होती है, तो अगर उससे कुछ दूरी पे कोई उसका शिकार बैठा हुआ है तो अपना जीभ खोल के उसको उसमें पकड़ लेता है। चलिए अब आते हैं त्वचा पे। त्वचा को स्पर्शेंद्रिय कहा जाता है। त्वचा द्वारा ठंडा, गर्म, कठोर, मुलायम, चिकनी तथा खुरदुरा आदि का पता चलता है। यानी इस सब चीज़ों को अनुभव हम कर पाते हैं। जैसे हम होता ना, हाथ से छू के देखते हैं खुरदुरा है कि चिकना है, तो ये त्वचा से ही तो महसूस करते हैं हम। नेत्रहीन व्यक्ति अक्षरों की पहचान छूकर कर लेते हैं। इस पद्धति को ब्रेल पद्धति कहते हैं। नेत्रहीन व्यक्ति जो अक्षरों को छू के पढ़ते हैं उस पद्धति को क्या कहते हैं, उस मेथड को कहते हैं ब्रेल पद्धति। ठीक, चलिए अब आते हैं मानव तथा अन्य जंतुओं के कंकाल। अब देखिए कंकाल कैसा होता है। देखिए मानव कंकाल, यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया हुआ है। देखिए ये इस तरह जो कुछ भी आपको दिखाई देता है इसको कहते हैं क्या, कंकाल। ठीक, इसी को कहते हैं मानव कंकाल। चलिए क्या होता है, मकान को बनाने के लिए सीमेंट, बालू, ईंट, सरिया आदि से पिलर बनाए जाते हैं। इन पिलर के सहारे मकान का ढांचा फिर बृहद मकान बन जाता है। उसी प्रकार जंतुओं के शरीर को निश्चित आकार देने के लिए कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं। इन रचनाओं को कंकाल तंत्र कहते हैं। तो ऐसे ही ये रचनाएं हड्डी हड्डी है, ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक, अब इसके ऊपर फिर क्या होती है, मांस की परत चढ़ा दी जाती है। जब मांस की परत चढ़ जाती है तो फिर हमारा शरीर तैयार हो जाता है। हालांकि जो मनुष्य का विकास है वो कुछ ऐसा नहीं होता, मतलब ये एक ऐसा दिखाया जाता है कि कंकाल के ऊपर अगर मांस चढ़ा दो तो वो एक तरह से हमारे शरीर के जैसा दिखाई देगा। ये तो इसलिए बनाया गया है ताकि हम मानव शरीर को या किसी भी जंतु के शरीर को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, चलिए यदि शरीर में कंकाल का ढांचा ना हो तो शरीर सिकुड़कर मांस का एक पिंड या गोले के समान ही होगा। जंतु में कंकाल दो प्रकार के होते हैं। पहला, त्वचा के ऊपर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहते हैं, जैसे बाल, नाखून, सींग, खुर आदि। तथा त्वचा के भीतर पाई जाने वाली अस्थि एवं उपास्थि को अंतःकंकाल कहते हैं। ठीक, ऊपर क्या क्या पाया जाता है, जो हमारे बाल होते हैं, नाखून होते हैं, ठीक, ये सब होते हैं क्या, बाह्य कंकाल। अंतःकंकाल जो त्वचा के भीतर पाए जाते हैं, यानी जो हमारे त्वचा के अंदर हड्डियां होती हैं, जैसे अस्थि या उपास्थि। हड्डियां क्या दो प्रकार की होती हैं, जिन एक अस्थि एक उपास्थि, तो उन्हें क्या कहते हैं, अंतःकंकाल। मनुष्य के शरीर में कुल 206 अस्थियां, लेकिन जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें 213 हड्डियां पाई जाती हैं। इस प्रकार अन्य कशेरुक जंतु जैसे मेढक, खरगोश आदि का शरीर भी कंकाल द्वारा बना होता है। यानी जो कशेरुक जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले जंतु होते हैं, वो भी कंकाल के ही बने होते हैं। उनका अंदर का ढांचा कंकाल का ही होता है। हम कैसे जानेंगे कि मानव का शरीर कंकाल द्वारा बना होता है। एक्सरे चित्र द्वारा हमें हमें शरीर की सभी अस्थियों के आकार प्रकार का पता चलता है। आपने देखा होगा कि जब किसी का हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है तो लोग कहते हैं कि पहले इसका एक्सरे कराते हैं। डॉक्टर कहता है ना पहले एक्सरे कराइए। तो जब एक्सरे होता है तब हमको पता चलता है, डॉक्टर देख पाता है कि हड्डी कहाँ से टूटी है। ठीक, तो एक्सरे के इस्तेमाल से हम ये जान सकते हैं कि हमारे शरीर में हड्डी या कंकाल तंत्र मौजूद है कि नहीं। ठीक, चलिए ये देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया है, और ये किसका है, मेढक का। ये जो कंकाल है ये किसका है, मेढक का है।
ऊपर वाला किसका था? मानव का था। देखिए, अंतःकंकाल, फिर अक्षीय कंकाल। अंतःकंकाल को 2 भाग में बांटा गया। ये किसका था? मनुष्य के अंतःकंकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, पहला अंतःकंकाल को 2 भागों में बांटा गया, किसमें? अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल में। अब अक्षीय कंकाल को खोपड़ी, कशेरुक दंड मतलब रीढ़ की हड्डी, उरोस्थ तथा पसलियाँ। अब अनुबंधीय कंकाल को बांटा गया किसमें? मेखलाएं, हाथ एवं पैर की हस्तियाँ। तो ये 2 भागों में बांटा गया किसको? अंतःकंकाल को, जो अंदर की हड्डियों वाला कंकाल होता है उसको। अब देखते हैं अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में खोपड़ी, कशेरुक दंड तथा उरोस्थ की हड्डियां आती हैं। खोपड़ी क्या होती है? खोपड़ी गर्दन के ऊपरी भाग पर टिका होता है, जो हमारा सर होता है उसी को खोपड़ी कहते हैं। ठीक। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती हैं या अस्थियां होती हैं। खोपड़ी की हड्डियों के 2 भाग होते हैं, एक कपाल होता है, एक चेहरे की हड्डी होती है। तो आगे जो हमारा होता है, जो हमारा मुंह होता है, चेहरा होता है, उसको कहते हैं चेहरे की हड्डी। यानी खोपड़ी हमारे 2 भागों में बटी है। जो चेहरा होता है उसको चेहरे की हड्डी कहते हैं, और उस माथे के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, पूरा माथे के ऊपर से लेके पीछे तक का हिस्सा, वो होता है हमारा कपाल। चेहरे में नाक, कान, आँख तथा जबड़े की हड्डियां आती हैं। इनमें 20 हड्डियां होती हैं। अब देखिए, जो चेहरे की हड्डियां होती हैं उसमें कितनी होती हैं? 20 हड्डियां होती हैं। और खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल होती हैं 28 हड्डियां, जिनमें से 20 हड्डियां कहाँ होती हैं? चेहरे में। जो संवेदी अंगों की सुरक्षा करता है। कपाल 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर मस्तिष्क सुरक्षित होता है। यानी जो खोपड़ी होती है उसके अंदर हमारा क्या होता है? दिमाग। हमारा दिमाग ऐसे उसके अंदर पैक होता है, एकदम रखा हुआ होता है। ठीक है। तो चेहरे में टोटल हड्डियां होती हैं कुल मिला के 20 हड्डियां, और पूरी खोपड़ी में होती हैं 28 हड्डियां। यानी कपाल के लिए 28 हड्डियां होती हैं। अब आते हैं कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी, या इसी को कहते हैं हम बैकबोन। अब देखिए, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास रीढ़ की हड्डी है? तो हम पीठ को अपने छुएंगे। अब पीठ का जो बीच का हिस्सा है उसको छू छू के देखेंगे, तो बीच में हमको छोटे छोटे हिस्सों में जुड़ी हुई एक संरचना मिलेगी, गर्दन से लेके पूरे नीचे तक, कमर तक। ठीक। उसी को कहते हैं रीढ़ की हड्डी। देखिए, उसी को मेरुदंड भी कहते हैं। देखिए, ये संरचना मेरुदंड, इसको मेरुदंड भी कहते हैं, कशेरुक दंड भी कहते हैं, और बैकबोन भी कहते हैं। वयस्क मनुष्य की मेरुदंड में कुल 26 हड्डियां होती हैं। अब जान लीजिए, अगर एडल्ट है, वयस्क मनुष्य है, स्वस्थ है, तो 26 हड्डियां होंगी मेरुदंड में, और जो बच्चे होंगे उनमें 33 हड्डियां होंगी। ठीक, 33। इनको कोशिकाएं कहते हैं, सॉरी, कशेरुकाएं कहते हैं। ठीक, इसलिए कशेरुक दंड इसका नाम पड़ा है। ठीक, ये कशेरुकाएं होती हैं जिन्हें मिला के कशेरुक दंड कहते हैं। मेरुदंड रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करता है। ये हड्डियां मेढक और अन्य कशेरुकी जंतुओं में भी पाई जाती है। देखिए, ये जो हिस्सा होता है इसको सिक्रम, फिर कटी, और यहाँ तक वक्षीय, और फिर ग्रीवा। तो जो कशेरुक दंड होता है उसको 4 भाग में ऐसे बांटा जाता है। स्वस्थ मनुष्य में 26 हड्डियां होती हैं मेरुदंड में, और शिशु में 33 हड्डियां होती हैं। अब आते हैं हम उरोस्थि तथा पसलियों पे। उरोस्थि तथा पसलियां या छाती की हड्डियां, जो हमारे सीने पे जो हड्डियां होती हैं उनको कहा जा रहा है, उनके बारे में जानते हैं। अपने वक्ष को हल्का सा दबाकर अनुभव करिए तो आपको क्या महसूस होगा? मनुष्य के वक्ष में 12 जोड़ी लंबी और घुमावदार अस्थियां मिलकर अस्थिपिंजर बनाती हैं। यानी जो हमारा सीना होता है उसमें दोनों तरफ को मिला के 12 जोड़ी, वक्ष में 12 जोड़ी लंबी और घुमावदार अस्थियां
होती हैं। ये पसलियाँ वक्ष के पीछे रीढ़ की हड्डी से और आगे की ओर उरोस्थि से जुड़ती हैं। इनका कार्य शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंगों जैसे हृदय, फेफड़े को सुरक्षित रखना है। तो पसलियाँ क्या करती हैं? पसलियाँ हमारे हृदय को, फेफड़े को सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं। अब आते हैं अनुबंधीय कंकाल। इनमें मेखलाएं तथा हाथ एवं पैर की हड्डियां आती हैं। अनुबंधीय कंकाल में कुल 126 हड्डियां होती हैं। अगर कोई पूछता है अनुबंधीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो हम कहेंगे 126 हड्डियां होती हैं। अब आते हैं संधि पे। संधि मतलब जोड़। आप अपने हाथ को मोड़ें तो देखेंगी कोहनी के पास से आगे की तरफ आसानी से मुड़ जाता है। यानी कोहनी से घुटनों पे ये क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पैर मुड़ जाते हैं। आसानी से हम मोड़ना चाहते हैं तो मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है? क्योंकि यहाँ पे जोड़ होते हैं, या इन्हीं को हम संधि कहते हैं। दो हड्डियाँ यहाँ पे जोड़ी जाती हैं, यही इसीलिए यहाँ पे मोड़ हम या इनको हम मोड़ पाते हैं। उसी हाथ की विपरीत दिशा में मोड़ने का प्रयास करना। अब लेकिन हम घुटने को या हाथ को उल्टा तो मोड़ नहीं सकते, ठीक? वो एक ही तरफ मुड़ती है ना, दोनों तरफ तो मुड़ती नहीं। इस प्रकार अपने पैर के घुटने को मोड़ कर देखें। अब पैर के घुटने को भी एक ही तरफ से मोड़ सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि दोनों तरफ से मुड़ जाएगा। अनुभव करेंगे कि ये एक ही दिशा में मुड़ेगा और दूसरी ओर नहीं मुड़ेगा। हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है। मतलब कंकाल तंत्र में क्या होता है? हड्डियां ही हड्डियां होती हैं, पूरे शरीर में सारी हड्डियां होती हैं। इनकी हड्डियां एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती हैं। इन जोड़ों को संधि कहते हैं। यानी जहाँ जहाँ पे हमारे शरीर में मूवमेंट मूवमेंट का मतलब जहाँ से हम अपने शरीर को थोड़ा सा भी मोड़ पाते हैं, वहाँ सब क्या होता है? हड्डियों के जोड़ होते हैं वो, ठीक? वहाँ पे संधि होती है हड्डियों की। अब देखते हैं उपास्थि। उपास्थि उपास्थि देखिए, जो हमारा बाह्य कर्ण होता है वो उपास्थि का ही बना होता है। अभी हमने ऊपर ही देखा, उपास्थि को ही कार्टिलेज कहते हैं। आपने अपने शरीर की अस्थियों एवं संधियों के बारे में अध्ययन किया। अभी ऊपर हमने देखा ना, अस्थियां और संधि क्या होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और अंग हैं, जैसे कान, नाक के, जो कठोर नहीं होते। हमारा नाक भी देखिए पकड़ के हिला लेते हैं आराम से, कान भी पकड़ के हिला लेते हैं। तो क्या होता है? ये कठोर नहीं होते, हड्डी की तरह तो नहीं होते ना कठोर। इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, उसे उपास्थि कहते हैं। उपास्थि मतलब कार्टिलेज कहते हैं। शरीर की संधियों में भी उपास्थियां पाई जाती हैं। हमने देखा कि मानव एवं अन्य जंतुओं का कंकाल अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना है, ठीक? किससे किससे मिलकर बना है? हड्डियों से, अस्थियों से। हड्डियों मतलब अस्थियों, उन्हीं को हड्डी भी कहते हैं, अस्थियों को। और इनमें क्या होता है? संधि भी होते हैं, संधियां भी होती हैं। और उपास्थि मतलब कार्टिलेज से, इन सब से मिलकर हमारा जो कंकाल बनता है। कंकाल के कार्य देखिए, अब इनके कार्य जान लेते हैं। कंकाल शरीर को एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाता है, यानी मजबूत बनाता है। शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर की अस्थियां रीढ़ रज्जु को सुरक्षित रखती हैं। खोपड़ी की अस्थियां मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। कंकाल प्रचलन में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक? अब आते हैं जंतुओं में गति। सभी प्राणी अपनी जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए स्थान परिवर्तित करते हैं। स्थान परिवर्तन के लिए प्राणी विभिन्न प्रकार के अंगों का प्रयोग करते हैं। जल में रहने वाले जंतु जैसे मछली में पखने, स्थल पर रहने वाले जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, मनुष्य आदि में पैर होते हैं। हवा में उड़ने वाले जंतु जैसे पक्षियों में पाद तथा पंख दोनों पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बरसात में अपने आसपास बाग बगीचों, खेतों का अवलोकन करने पर हमें अनेक ऐसे जंतु दिखाई पड़ते हैं जिनमें बाहर से गमन के लिए कोई अंग दिखाई नहीं देता, इसके बावजूद भी वे गमन करते हैं। जैसे केचुआ, चींटी, तूक।
की सहायता से गमन करता है। अमीबा कूटपाद द्वारा तथा पैरामीशियम रोम जैसी संरचनाओं सालिया की सहायता से गमन करता है। अब हमने देखा, ये देखिए कि ये गति कैसे करते हैं। मछली है, मछली कैसे गति करती है, ये पीछे के पंख होते हैं, यहाँ पंख होते हैं, इन सारे पंखों का इस्तेमाल करके ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ये देखिए इन मछलियों में भी ऐसे ही होता है, इनका शरीर ऐसे बना होता है कि ये आगे बढ़ सकें या गति कर सकें। पक्षी जो होते हैं उनमें पंख भी होते हैं, पैर भी होते हैं, ठीक, पाद भी होते हैं, पंख भी होते हैं। चिड़िया ऐसे पंख फैला के उड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के पहुंच जाते हैं। बत्तख पानी में तैरती हुई है अपने पैरों से। तो ये सारे जंतु क्या हैं, किसी न किसी अंग का उपयोग करके एक से दूसरी जगह जाते हैं, यानी ये अंगों का इस्तेमाल करके ही गति करते हैं। जैसे मनुष्य कैसे करता है, मनुष्य अपने पैरों से गति करता है, ठीक। तो ये सारे हर जंतु के अपने अपने तरीके हैं गति करने के। पंख, उड़ने के लिए पक्षियों में एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं। पंख अग्रपदों में का रूपांतरण होते हैं। पक्षियों में पंख की भांति पुच्छ भी होते हैं जो उड़ते समय इनके दिशा परिवर्तन में सहायता करते हैं। देखिए ये पक्षी में जी, ये देखिए ये जो चीज़ होती है, ये पंख तो होते हैं, पंख फैला के ये फड़फड़ाते हैं, उड़ते हैं। और ये जो होते हैं पुच्छ, ये पूँछ होती है जो, ये इस तरह से बनी होती है जिसके इस्तेमाल से ये अपना संतुलन बनाते हैं, दिशा परिवर्तित करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं उड़ते हुए, ठीक। अब यहाँ तालिका दी हुई है, इस तालिका में जंतु का नाम यहाँ दिया है। यहाँ पे हमको क्या करना है, गमन में प्रयुक्त होने वाले अंग। केचुआ कैसे करता है गमन, पक्षी कैसे करता है, जैसे पक्षी पंख से करता है, सर्प कैसे करता है, बकरी कैसे करती है, तो ये सारे आप यहाँ पे लिखेंगे। अब आते हैं मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। मानव में विभिन्न अंग की गतियों का अवलोकन करने पर आप देखेंगे कि विभिन्न अंग विभिन्न प्रकार की गति करते हैं। जैसे दौड़ते समय पैर, गेंद फेंकते समय हाथ। इसी प्रकार कंधे को चारों ओर घुमाने पर कंधा वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। आप पीठ के बल लेटकर अपने पैरों को चारों ओर घुमाएं, घुटनों से मोड़ें और अपने हाथ को कोहनी से ऊपर नीचे करें। इन गतिविधियों में अपने अंग की गतियों का अवलोकन करें या किस प्रकार की गति करते हैं, किस प्रकार की गति करते हैं। तो हमारे शरीर में जो भी अंग हैं, किस तरह से एक घूमते हैं, उठते हैं, या हम किस तरह से उन्हें घुमाते हैं, ये सब क्या है, हमारे अंगों की गतियां हैं, ठीक। अब हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा वो देखते हैं। देखिए, ऐसे प्राणी जिनमें कशेरु दंड नहीं पाया जाता अकशेरुकी प्राणी कहलाते हैं, यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनको हम क्या कहते हैं, अकशेरुकी प्राणी। ऐसे प्राणी जिनमें कशेरुदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी प्राणी कहते हैं। जिसमें कशेरुदंड पाए जाते हैं उन्हें कशेरुकी प्राणी कहते हैं। यानी जैसे मनुष्य, मनुष्य में रीढ़ की हड्डी या कशेरुदंड पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें कशेरुकी प्राणी कहते हैं। मनुष्य का आहार नाल मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी तथा बड़ी आंत से मिलकर बना होता है। तो मनुष्य के आहार नाल में क्या क्या आता है, मुंह आता है, मुख गुहा आती है, ग्रास नली मतलब जो पाइप होती है ना, जो मुंह से लेके पेट तक जुड़ी होती है, ग्रास नाल। फिर पेट आता है, छोटी आंत आती है, फिर बड़ी आंत आती है। तो ये सारे मिलके हमारा आहार नाल बनाते हैं। यकृत तथा अग्नाशय पाचक ग्रंथियां हैं, यानी लीवर और पैनक्रियाज क्या है, पाचक ग्रंथि। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वृक्क, त्वचा, यकृत, फेफड़े तथा आंत मनुष्य के उत्सर्जी अंग हैं, ठीक। मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा मनुष्य शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि शिशु में 213 हड्डियां पाई जाती हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी। अब देखिए इस पाठ के अभ्यास प्रश्न शुरू हो गए आप लोगों के। तो अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करेंगे। अगर पाठ को एक बार और दोहरा लेंगे, अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को एक बार फिर से देखें आराम से। जब आराम से ध्यान लगा के, मन लगा के एकदम वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, तो वीडियो आराम से एक एक पॉइंट, एक एक बात समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। ये आपके अभ्यास प्रश्न हैं। इन अभ्यास प्रश्नों को आप हल करेंगे। सारे अभ्यास प्रश्न हल करिएगा, छो कुछ छोड़िएगा नहीं, कोशिश करेंगे तो सारे आराम से हल हो जाएंगे। और अब अभ्यास प्रश्न हल करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आपका एक नोट बनता रहे और फिर बाद में आप उसी नोट का इस्तेमाल करके आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो लिखने की कोशिश ज़रूर करिए। आप जितना लिखेंगे आपको उतना फ़ायदा मिलेगा, आपको उतनी आसानी से याद होगा। तो ये पाठ समाप्त हो गया। अब अगला पाठ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।